जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी फंडा की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 की टेस्ट सीरीज के फर्स्ट टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था वो होना था 18 फरवरी को, जो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है 18 फरवरी को। और इस टेस्ट के अंदर जो है हमारा जो सोर्स था वो था 6th क्लास 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटीज ज्योग्राफी की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से जो है आपके वो 50 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, हमने जो टेस्ट बनाया था उसमें। और काफ़ी सारे बच्चों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, और देखेंगे किसी भी एक रैंडम बच्चे का टेस्ट उठा के कि किस तरह से बच्चों ने जो है टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, क्या क्या गलती आप करते हो उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। और एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि शुरू में जब आपको पता होगा कि आपको टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या क्या मन में डाउट आपके रहते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम हॉल में इन चीज़ों को जो है डेफिनेटली रिमूव कर पाएंगे और काफ़ी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में। और ये एक एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ में कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को बेसिकली देखना चाहिए। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और मैं कोशिश करूंगा, सभी 36 टेस्ट हमने इसमें बनाए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, तो सभी 36 के 36 टेस्ट का जो है वीडियो डिस्कशन आपको जरूर हम प्रोवाइड करेंगे। और जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं की है पेपर 1 की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है गाइस, और 36 टेस्ट जो है इसके अंदर मिल रहे हैं आपको। और टेस्ट की सीरीज जो वैलिडिटी है वो 8 अगस्त रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टेस्ट सीरीज के पैनल के ऊपर, कहाँ पे जो है आपका पैनल टेस्ट सीरीज का है। किसी भी एक रैंडम बच्चे का हम टेस्ट यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में आप देखेंगे ये आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है हमारा। यहाँ से आप जाके जो है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए किस दिन कौन सा क्या टेस्ट होना है आपका, और प्रिपरेशन के साथ ही जो है गाइस टेस्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ये वाले टेस्ट फोल्डर में हमने जो है टेस्ट ऐड करने शुरू किए हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का टेस्ट आपका पहला हो चुका है, दूसरा आने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ से हम टेस्ट देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर जगह से हमें पता चलता है कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, कितने किसके क्या मार्क्स आए हैं। हम रैंडमली किसी भी एक बच्चे का जो है टेस्ट यहाँ पे उठा के दे सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह से उस पर्टिकुलर बच्चे ने जो है अटेम्प्ट किया है पेपर, कहाँ कहाँ गलती की है। तो इसमें देखिए गाइस, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। सब लोगों के यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। देखिए, मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करता है। मेरा पर्टिकुलर ये मानना है, आप मेरी टेस्ट सीरीज में या किसी की भी टेस्ट सीरीज में जितनी गलतियां आप हो सकती है करिए, लेकिन गलतियां करने के बाद उन्हें सीखिए जरूर कि आपने गलती कहाँ की है। सबसे बेस्ट चीज़ जो रहेगी वो ये रहेगी कि आप टेस्ट दीजिए, अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए। मैं यहाँ पे किसी के मार्क्स दिखा के ये नहीं शो कर रहा हूँ कि आपने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया है या बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जितने लोगों ने भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। एटलीस्ट आप लोगों ने इतनी हिम्मत तो करी कि आपने पढ़ के जो है उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो टेस्ट को आपको देना है, उसके बाद देखना है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि मुझसे इन पर्टिकुलर जगहों पे गलती हो रही है, तो उनको जो है आप आने वाले टाइम में उनको ठीक कर सकते हैं, और इन टेस्ट को आप दोबारा से भी दे सकते हैं रिवीजन के बाद। राइट, तो हम एक रैंडम टेस्ट है श्वेता का हम टेस्ट यहाँ पे उठाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ श्वेता ने मिस्टेक्स किए। यहाँ से आप देख सकते हैं रिपोर्ट, पहले हम देख लेते हैं इनकी क्या रही। श्वेता ने जो टेस्ट दिया है, इन्होंने टोटल 45 मिनट्स का यूज़ किया है इस टेस्ट को देने में। आउट ऑफ 100 इनके 43.27 मार्क्स आए हैं। इन्होंने टोटल जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट, इन्होंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, यानी 47 क्वेश्चन जो है इन्होंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 28 इनके ठीक है। और तो गाइज, हमारी टेस्ट सीरीज की कुछ खास चीजें वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट सीरीज एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 10 सेकंड लूंगा आपकी जल्दी से बताने में। हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे पहली खास बात ये है, आप किसी भी डिवाइस पे दे सकते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आपका आईपैड पे, मोबाइल फोन में, किसी पे भी जो है आप हमारी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबली देना चाहते हैं तो लैपटॉप पे दीजिए, आप बिल्कुल आसानी से आप दे सकते हैं। डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप हमें कर दीजिए, सब डिटेल आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में श्वेता है। ऊपर टाइम टेकन टोटल 45 मिनट इन्होंने लिए इस पेपर को सोल्व करने में। करेक्ट इनकरेक्ट सब दिखाएगा यहाँ पे, कितने क्वेश्चन ठीक करे वो भी दिखाएगा। ये जो है एनालिसिस की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको एनालिसिस किस तरह से करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे, इधर से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अगर चले हम, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द जुपिटर एंड विच प्लेनेट। तो ऑप्शन आपके हैं मार्स, अर्थ, वीनस और नेपच्यून। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया है मार्स। ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बट स्टिल ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका 6th क्लास में, जो आपका सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, इसमें 2-3 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, पहला टॉपिक तो यही होगा, एस्टेरॉइड बेल्ट वाला है, इससे क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है यूपीएससी में, काफी बार सीएपीएफ में भी आया है। अभी मेरे ख्याल से लास्ट का 2019 का जो सीएपीएफ हुआ था, उसके अंदर भी एस्टेरॉइड बेल्ट का पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत आसान है। एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है आपकी, बेसिकली दिखाता हूँ, इसमें सॉल्यूशन में दिया होगा हमने। ये देखिए, ये पर्टिकुलर आपकी
सारे प्लैनेट्स हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे सन है, सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट आपका मरकरी वीनस, उसके बाद आपका आता है अर्थ, देन आपका आता है मार्स। मार्स के बाद जो है मार्स और जुपिटर के बीच में ना जो ये वाला व्हाइट व्हाइट कलर का पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाली जो जगह है, इनको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट कुछ नहीं है, छोटे छोटे टीनी मतलब पत्थर वगैरह आपके होते हैं, उसको बेसिकली हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। डस्ट पार्टिकल पत्थर वगैरह, ये पत्थर मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि छोटा सा इतना सा हो जाएगा, बड़े होते हैं साइज में नो डाउट, बट पत्थर होते हैं बेसिकली, ठीक है। पत्थर होते हैं, रॉकी मटेरियल वगैरह, डस्ट वगैरह, इन सबको बोलते हैं। तो यूपीएससी में काफी बार आया भी है क्वेश्चन। अगर मैं बताऊं आपको, अगर इसका पुराना रिकॉर्ड, तो ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ 2012 में भी आ चुका है और सिविल सर्विसेज 1997 में आ चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप बाद में पढ़ लेना। तो इसका आंसर आपका होगा मार्स। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सेकंड क्वेश्चन। इस टॉपिक से मैं बता देता हूँ टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है आपका 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वहां से आपका एस्टेरॉयड बेल्ट इंपॉर्टेंट है। इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट्स जो है वहां पे ऑल्दो मेरे ख्याल से दिए नहीं हुए इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट और एस्टेरॉयड बेल्ट, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपका एक क्वेश्चन तो आ जाता है और काफी चांसेस रहते हैं। देखिए हर बार रिपीट नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए, हर बार रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जब भी पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, आउटर कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं, जोवियन प्लैनेट कौन से होते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं, आपके सीएपी में भी आ सकते हैं और सीडीएस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखिए हमारे टोटल 8 प्लैनेट हैं, उसके बाद जो है 4 प्लैनेट जो है उनको इनर प्लैनेट बोला जाता है, 4 प्लैनेट उनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है, आउटर प्लैनेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनर प्लैनेट, ठीक है। तो मरकरी से लेके आपका मार्स तक के जो इस वाले हिस्से में जो 4 आते हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। जुपिटर से आपके जो बाद वाले जो प्लैनेट है लास्ट तक उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है। सेम जो इनर प्लैनेट होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे वाले हैं उसको बोला जाता है आपका जोवियन प्लैनेट, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है इन सोलर सिस्टम द planets are divided into inner and outer planets. Inner planets are those which are located between sun and the asteroid belt. Inner planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. They are also known as terrestrial planet because of their uh, सरफेस आर सॉलिड, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इसे इसलिए बोला जाता है, उनका सरफेस जो होता है वो सॉलिड होता है और वो ज्यादातर हैवी मेटल से जो है बने होते हैं, जैसे कि आयरन और निकल, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। मैं बताता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है और समझना है। देखिए क्वेश्चन कोई भी आए, अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो है आप क्वेश्चन को ठीक करके आओगे एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इस तरह क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट, देन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपको अगर बेसिक आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये आपकी जो है एक्सिस होती है अर्थ की, और ये झुकी होती है आपका इधर इस वाले, जस्ट अ सेकंड थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, जो ये वाला आपका एंगल होता है ये होता है 23.5 डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। इस पे होता है ये एक्सिस पे। अब ये बोल रहा है कि अगर ये जो टिल्ट है, अगर ये टिल्ट ना हो और अर्थ सीधा जो है एक्सिस उसकी बिल्कुल सीधी हो जाए, इस तरह से ऐसे हो जाए, तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अर्थ के इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, सीजन्स के अंदर चेंज आता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन की यहाँ पे रेज वगैरह पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। और अर्थ अगर इस साइड टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट पे है अगर मान लीजिए, तो उससे जो है सीजन्स के ऊपर फर्क पड़ता है। अब ये पूछ रहा है कि अगर इंक्लाइन नहीं होगी, अगर सीधी हो जाए तो क्या होगा, सीधी हो जाएगी तो क्या होगा, आपके सीजन फॉर्मेशन नहीं होंगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा साल जो है एक ही टाइप का टेम्परेचर रहेगा, गर्मी सर्दी जो है बननी बंद हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, द सीजन ऑफ ऑन अर्थ occur due to the axial tilt of earth along with the plane of elliptic. The earth is not tilted on its axis, there will be no season on the earth, or more the axial tilt, more is the contrast in the seasons, ठीक है। अब जितना ज्यादा टिल्ट अगर होगा, मान लीजिए यहाँ पे सन आपका इस साइड है और ये इसकी चारों तरफ रेज जैसे निकल रही है, ठीक है। अब जैसे जितना ज्यादा टिल्ट होगा ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ उससे कॉन्टेक्ट से यहाँ पे, ये 23.5 डिग्री से आपका होता है। मान लीजिए ये टिल्ट हो गया आपका, मान लीजिए 30 डिग्री होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, नदर्न हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है। सेम अगर इस साइड अगर अर्थ घूम के आ जाती है और समर सोल्स्टिस अगर होगा, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो जस्ट एक लॉजिक का क्वेश्चन था, आने वाली क्लासों में जो है आप ज्यादा समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। वीनस एंड यूरेनस रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, ठीक है। ये दो हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अर्थ की, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, इसका फैक्ट भी दिया है, इमेज भी वगैरह हमने इसमें डाली हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है एटमॉस्फेयर की लेयर से, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ का हो या एनडीए का एग्जाम हो। इसमें पूछा है लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका मेसोस्फेयर आएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ना, बाकी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे है। ये आपका अर्थ का सरफेस है। सबसे पहले आपकी लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो 20 किलोमीटर तक की होती है, और इस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है, आपके एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं ये सब उड़ते हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर आती है ओजोन लेयर। ये आप ओजोन लेयर बेसिकली मिलती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर किसके बीच में होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पड़ती है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, देन आपके आती है मिजोस्फेयर। अब मिजोस्फेयर में जो है ये जो पर्टिकुलर ये इमेज आप देखना, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसी इमेज से आपके जो है एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सीएपीएफ में काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। सीपीएफ 2018 में जो है क्वेश्चन इस तरह का जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अगेन वही चीज, पहले चार वाले जो होते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, लास्ट के चार जो होते हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। तो मरकरी इनमें से जो है वो फर्स्ट फोर के अंदर आता है, जो इनर प्लैनेट है, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, Which part of the Earth's surface experience least variation in incoming solar radiation throughout the year? अब देखिए, बुक आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैडम ने इसका आंसर लगाया है पोल्स, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन। इसको आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ जो जो चीजें आप महसूस करते हैं उनसे जो है इनको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कैसे। इसमें पूछा कि लिस्ट वेरिएशन इन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है, यानी गर्मी और गर्मी सर्दी के बारे में बेसिकली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि डे टू डे में जो वेरिएशन होती है आपकी टेम्परेचर की दिन और रात के अंदर, तो वो किस पे जो है बहुत कम होगी। पोल्स पे देखिए, पोल्स पे ऐसा सीन होता है 6 महीने तो बिल्कुल सर्दी रहेगी बहुत भयंकर वाली, 6 महीने बहुत गर्मी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल नदर्न हेमिस्फेयर का है आपका, नॉर्थ पोल है, जब समर सोल्स्टिस होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है आपका और इधर से इसकी रेज ऐसे आ रही है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपके एक्सिस के ऊपर टिल्ट है यहाँ पे, और ये नदर्न हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे इसकी इसकी बहुत ज्यादा वो रहेगी गर्मी। ठीक है, तो इधर आपकी जो है पर्टिकुलर उस पे वेरिएशन जो है बहुत होता है, और साउथ पोल में जो है आपकी ठंड बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सूर्य की किरणें जो है उससे बहुत ज्यादा दूर है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन, पोल तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ये भी इक्वेटर से ऊपर पड़ती है, और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल नहीं होगा, इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल रीजन। इसका लॉजिक क्या है वो बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये आपके अर्थ है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर इससे 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर आता है तो आपको पता होनी चाहिए वेरिएशन के बारे में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मरकरी इसका आंसर है। ऑल्दो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, बट स्टिल ये क्वेश्चन हमने डाला, इसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन। अगेन 6th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार्स दैट मे बी नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई। पढ़ लेना एक बार इस चैप्टर में जाके, एक बार 6ठी क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, सब इसको कर देंगे बेसिकली। जितने भी आपके रिसोर्स हैं उनके बारे में पूछा है कि कन्वेंशनल कौन सा है, एग्जॉस्टेबल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सब लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है स्पाइरल गैलेक्सी होती है। द सोलर सिस्टम रिजाइड इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर जो होगा आपका आंसर सी होगा, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज बिकॉज। इसमें भी जो है 3 अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो इसमें बोला गया है कि अर्थ जो है एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है और वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो आपको पता होगा अर्थ जो है स्फेयर नहीं है, वो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो उसका रीजन इन्होंने पूछा अलग अलग क्या क्या है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट जो है आपकी वो बिल्कुल सही इसका आंसर है, आप जाके जो है इसका सॉल्यूशन जरूर चेक कीजिए जिन लोगों ने टेस्ट दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ 2019 में भी आ चुका है और सीडीएस में भी आ चुका है। ठीक है, डोल्ड्रम का आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है डोल्ड्रम बेसिकली, जस्ट अ सेकंड। ये आपका अर्थ है, मतलब एज्यूम कर लेना यार, इतना अच्छा नहीं बनाए बाकी। ये जो है आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री, इसको आप लगा के चलिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट से 5 डिग्री ऊपर इधर ये हो गया आपका 5 डिग्री, और इसी के जो है नीचे 5 डिग्री यहाँ पे ऐसे। ठीक है,
5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री नॉर्थ। जो ये वाला आपका रीजन जो पर्टिकुलर बचा है, ये ऊपर दोनों 10 डिग्री का जो रीजन है, ये आपका जो है डोल्ड्रम रीजन इसको बोलते हैं हम। डोल्ड्रम का स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात तो क्योंकि 0 डिग्री पे है, तो अर्थ की सीधी जो है रेज इसके ऊपर आती है, यहाँ पे सन की, सॉरी। तो ये बहुत गर्म रीजन होता है, तो उसकी वजह से जो है प्रेशर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बहुत कम आपको लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर अगर कभी पूछा जाए कि डोल्ड्रम क्या होता है, तो लो प्रेशर बेल्ट होती है बेसिकली, ठीक है, सिंपल सा है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लो प्रेशर बेल्ट इसको हम बोलते हैं, और ये मेरे ख्याल से आई थिंक 7th क्लास में होगा या सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो 4 ऑप्शंस आपके हैं, वाटर वेपर, फ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें आप बेसिक माइंड भी अगर यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए, बेसिक माइंड इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। अब देखिए, नाइट्रोजन की जो कंपोजिशन है वो है आपकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 71% के 78%, सॉरी 78% के आसपास आपकी नाइट्रोजन की कंपोजिशन है। अगर नाइट्रोजन की कंपोजिशन ही अगर खतरनाक होगी, अगर वो ग्रीन हाउस में आ जाएगी, तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, आप जाके पढ़ना। आर्गन जो है वो आती है आपकी ऑक्सीजन उसके बाद, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी है गाइस, हमने एक्सप्लेनेशन सब क्वेश्चंस की दी है, और जिन क्वेश्चन में हम इमेजेस वगैरह डाल सकते थे तो उसमें इमेज भी डाली, राइट। ये आपका है 100% का पाई चार्ट, इसमें से 78% आपकी नाइट्रोजन है, 20.9% आपकी ऑक्सीजन आती है, और आर्गोन जो है 0.90% आपकी इसमें आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका होगा आर्गन। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन? तो एसिड रेन जो होती है बेसिकली वो होती है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। 1 एंड 2 आपका बिल्कुल सही है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से बेसिकली होता है। फैक्ट्रीज वगैरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। बारिश जब होती है तो वो उन पार्टिकल के साथ जो है मिलती है, और जो वो रेन होती है वो पर्टिकुलर जहाँ पे भी गिरती है वो पर्टिकुलर उस जगह को जो है उसका उसके लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्जांपल मोन्यूमेंट वगैरह पे गिरेगी तो मोन्यूमेंट्स के ऊपर जो आउटर जो लेयर होती है उनको खराब कर देगी, या फसलों पे गिरेगी तो वहाँ खराब कर देगी। तो बेसिकली इसलिए जो है इसको एसिड रेन बोला जाता है, और ये जो है दो 1 एंड 2 इसका बेसिकली आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज फिल्टर आउट द मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन? बहुत आसान क्वेश्चन है, ओजोन इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वालिटी इन एक्सोस्फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन। ये इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना एक बार जाके। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्लेस सेकंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अब देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में जो है क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, अबंडेंस पूछा है इसमें, तो चलो सीधा लगा देंगे इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलती है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20th। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपको एक सोल्व करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें 4 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। इधर आपको मिलाना है। आपको पता होगा बायोस्फेयर के अंदर आते हैं आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोस्फेयर में आपका आता है वाटर, एटमॉस्फेयर में आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज, और लिथोस्फेयर में आपका सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन 20th। क्वेश्चन नंबर 21 में जब आप जाएंगे, 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट डू नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका मानसून के ऊपर पूछ दिया है। अब मानसून का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से 8th क्लास में आपका दिया होगा, ध्यान से एक बार देखना उसको। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। जब तक आप देखिए बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो बिना बुक पढ़े जो है आपका क्वेश्चन ये सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप तुक्का ही मारेंगे और वो तुक्का आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली कंसेप्ट जो है वो ये है आपका, ये वाला इधर से आप नीचे वाला हिसाब को पड़ता है, ठीक है। और आपकी जो मानसून जो आपका जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इधर से जब आपका जून में जो मानसून शुरू होता है, मई जून के अंदर, जो मई के लास्ट में जून के स्टार्टिंग में, तो ये वाला जो मानसून है आपका,
इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये वाला मानसून जो है इधर से चला जाता है आपका, बाकी उधर वाले हिस्सों में जाके फिर दिल्ली विल्ली में आता है सब इधर से। तो बोलता है कि तमिलनाडु वाला हिस्सा जो रहता है ना, ये वाला इसमें मानसून में जो है बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन ऐसे हैं जो जिसमें साउथ वेस्ट मानसून की जो है बारिश नहीं होती है, वो हिस्से हैं। एक तो आपका तमिलनाडु है और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर वाला जो है, ठीक है। तमिलनाडु में जो बारिश आपकी आती है वो आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न की, जो बारिश आपकी आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ से, वो वाली बारिश आती है। क्योंकि जो आपके साउथ वेस्ट मानसून से जो आपकी बारिश होगी उसका जो है शेडो रीजन में पड़ता है आपका तमिलनाडु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सीडीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन और सीपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन बोलता है मल्चिंग एंड agronomic measure of soil conservation is very effective because it protect the soil from gully erosion, protect soil from the sheet erosion, wind erosion, help soil to retain moisture and nutrient। तो इसका आंसर होगा 123। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कॉन्टोर बिल्डिंग बंडिंग सॉरी इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन इस तरह के आप सोल्व नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो बुक जरूर पढ़िए। वल्चर्स विच यूज टू वेरी कॉमन इन द इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स अगो आर रेयरली सीन नाउ अ डेज, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू। अब देखिए ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट बाय द न्यू इन्वेसिव, a drug used by cattle owner to for treating their diseased cattle। अब देखिए वल्चर के साथ क्या सीन होता है, वल्चर बेसिकली आपका क्या करते थे, जो भी जानवर या व्यक्ति वगैरह जो मर सड़ जाते थे उनको ऊपर जो है ये फीडिंग करते थे बेसिकली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कैटल है उनको हम ट्रीट करते हैं एक पेन किलर के साथ जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा। जो ग्रीन कलर की जो टैबलेट्स वगैरह आपके आती है पेन किलर में, सबके अंदर डाइक्लोफिनेक होगा। चेक करिए आपने कभी भी अगर पेन किलर खाया है तो डाइक्लोफिनेक उसमें मिलेगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका वल्चर्स का, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी वजह से जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये बुक के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली इस पे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, अब देखिए मिनरल जितने भी हैं वो एग्जॉस्टिबल है ना, आपका पेट्रोल है, डीजल है, किसी ना किसी दिन तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दे आर इनएग्जॉस्टिबल। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चिले जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर जो है बताइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन से स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा कॉपर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे चिले के अगर मैं एक दो बात बताऊँ आपको, चिले यहाँ पे आपका पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, सेंटियागो इसकी कैपिटल है, और इसका बॉर्डर जो है वो टच करता है पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना वाली कंट्रीज के साथ। और यहाँ पे दो तीन चीज़ें फेमस है चिले के बारे में जिनका आपको पता होना चाहिए। फेमस अटाकामा डेजर्ट जो है वो चिले के अंदर पड़ता है आपका, और ड्राइएस्ट प्लेस है ये वर्ल्ड में, अटाकामा डेजर्ट। और एक स्टेट है जो सेपरेट करती है चिले को अर्जेंटीना से, इसको हम स्टेट ऑफ मैगलन भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आएगा प्रमोट द डिफोरेस्टेशन फॉर द अर्बन प्लानिंग। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे अगर इसकी सारे क्वेश्चंस की, तो भी आप इसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, डैश आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, रिवर प्लेन, माउंटेन, थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से रीजन के अंदर जो है घनी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो गंगा वैली के आसपास का पड़ता है। उसके बाद बिहार की भी पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखेंगे अगर आप, वो बहुत ज़्यादा है एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे आप। तो रिवर प्लेन्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी सभी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। पानी की सुविधा है, इरिगेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी वहाँ पे। अगर इरिगेशन अच्छी है तो जो आपकी फॉरेस्ट वगैरह हैं वो भी अच्छे से डेवलप होती हैं, नेशनल पार्क वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद जो है पानी अगर है आपका तो फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे लग सकती हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है रिवर प्लेन का जो एरिया होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। ये सब चीज़ें देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा मैं आपको, ये जो आप टेस्ट आपने जो दिया है छठी सातवीं आठवीं का, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इन्हीं का जो एडवांस लेवल आपका आएगा वो आपका 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में आएगा। इसलिए हमने जो है छठी क्लास की एनसीईआरटी आपको करने को दी है, छठी सातवीं और आठवीं की। अब सेम क्वेश्चन है आपका 12th क्लास की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, जो आपकी एनसीईआरटी है
वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वो क्वेश्चन वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से इन्होंने बेसिक से इन्होंने आपको कराया है कि सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि रिवर प्लेन क्या है, माउंटेन क्या है, थिक फॉरेस्ट क्या है, डेजर्ट क्या है, उसके बाद पॉपुलेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके भी अगर सोल्व करेंगे ना गाइज, तो भी ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये मत सोचो कि हमें नहीं आता है, ये सोचो कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉज द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सच एंडोजेनिक फोर्सेज। अब देखिए ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा दो टाइप की हमारी फोर्स होती है, एक होती है आपकी एंडोजेनिक फोर्स, एक होती है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स वो होती है जो अर्थ के इंटीरियर से निकलती है। ठीक है, अब इसमें से देखिए ग्लेशियर, सी वेव, वोल्केनो, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा वोल्केनोस। ठीक है, 30th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं गाइस। 30th क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, मोर फिश विल कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन बिकॉज दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। अब ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बुक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बुक्स में ढंग से पढ़ा है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए यार बुक जरूर पढ़िए, रिक्वेस्ट आप सबसे बुक को जरूर पढ़िए। ठीक है, बबूल इज अ ट्री स्पीसीज मेनली फाउंड इन, अब बबूल का जो पेड़ है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, मैनग्रोव प्लांटेशन नहीं है ये, माउंटेनियस रीजन के अंदर भी नहीं मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये भी नहीं है, तो ये आपका ड्राई रीजन के अंदर मिलता है। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सब एरियाज के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा बबूल का पेड़। ठीक है, जिसको हम कीकर वगैरह भी बोल देते हैं, ये सब पौधे जो आपको मिलेंगे इन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट नेसेसरली अफेक्टेड बाय इट्स, ऑप्शन आर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ एंड कॉन्टिनेंटलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूड आपका आंसर आएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से जो है पर्टिकुलर जो जगह की क्लाइमेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लैटिट्यूड जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट का आपको पता होगा, बहुत लंबे टाइम तक किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और वेदर आपका जो फिनोमिना होता है वो करंट बेस का होता है, एक दो दिन के आसपास का जो है उसको, या फिर बिल्कुल तुरंत का जो फिनोमिना उसको हम वेदर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक जगह है जहाँ का लैटिट्यूड आपका मान लीजिए है 10 डिग्री, ठीक है, और एक जगह है जिसका लैटिट्यूड है आपका मान लीजिए 65 डिग्री। तो आपको ऑब्वियस है कि 65 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड होगा वहाँ पे हमेशा ठंडी आपको मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला लैटिट्यूड है पोल के पास में है, पोलर रीजन के अंदर आ जाता है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन के अंदर है, तो हम गर्मी इसमें ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे जब सीखेंगे, आने वाली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, तो आप इसको डेफिनेटली बता पाएंगे। कॉन्टिनेंटलिटी वगैरह जितनी भी है सब 11th क्लास के अंदर का टॉपिक है, बाकी बेसिक था तो हमने इसके अंदर डाल दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो भी थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड एक लंबी लाइन होती है, तो उस पर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वेरिएशन क्लाइमेट में नहीं आता है, तो इस चीज़ को आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, अरे ऑफ लाइट from the sun takes about 8 seconds to reach earth, light from the moon take only a second to reach earth। अब बहुत सारे बच्चे देखिए मैडम ने इसमें गलती कर दी, क्वेश्चन में हमने पूछा था which of the following are the करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग कोड्स, करेक्ट पूछा था, मैडम ने जो है पहले उस पर लगा दिया। अब इन्होंने पूरा क्वेश्चन में भी ना पढ़ा हो, हमने क्वेश्चन डाला ही इसलिए था कि जो रे ऑफ लाइट है सन से जो है अर्थ के ऊपर 8 मिनट और 8 सेकंड के अंदर पहुंचती है। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ 8 सेकंड दिया, तो मैडम ने जल्दीबाजी में जो है इसका आंसर ऑप्शन ए लगा दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, which of the following are correct, deepest mine in the world is about 4 kilometers and located in South Africa, earth radius is of nearly 6400 kilometers, silica and alumina are the main constituent of एलिमेंट ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, सभी के सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। साउथ अफ्रीका में आई थिंक किम्बरले के नाम से एक जगह है, वहाँ पे शायद आई एम नॉट श्योर, ये एनसीईआरटी के अंदर ही फैक्ट दिया हुआ है, वहाँ से उठाया हमने। तो ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। और जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपके सिलिका और एल्यूमिना, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अर्थ की कोर के अंदर जो है कौन से दो ये मिलते हैं आपको। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोर के क्या क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, रॉक के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, igneous rocks are made of the denudation process and the metamorphic rocks are the result of high temperature and pressure। ठीक है, रॉक्स के बारे में अब देखिए, रॉक का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। हम जो है टेस्ट सीरीज को बनाते टाइम पे एक चीज का ध्यान ये रखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपका आया है
तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आप सोल्व कर सकते हो उसको हम देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमने रॉक का जो है पूरा हिस्ट्री आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ आया है क्वेश्चन, किस किस उसमें आया है। उसके बाद जैसे सीएपी 2019 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक्स, ये डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो रॉक्स का जो है एग्जाम्पल हमने इसके अंदर डाला है। अलग अलग टाइप से जो है देख सकते हैं आप यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा रॉक्स के ऊपर अगर कोई भी आएगा तो। हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें 2 स्टेटमेंट गलत है, पहले वाली वीडियो पॉज करके आप देख लेना, इसका आंसर जो है डी होगा, 3 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आप चलते हैं हम। ये रहा आपका 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट द अर्थक्वेक एपिसेंटर प्लेस इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ठीक है, दूसरा है आपका फोकस प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक फेल्ट फर्स्ट। ठीक है, और सिस्मोग्राफी इज अ मशीन यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 3, 1 एंड 2 गलत है, क्योंकि एपिसेंटर जो आपका होता है वो होता है आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर, राइट। और जो जब सबसे पहले जो है अर्थक्वेक जहाँ पे महसूस किया जाता है वो होता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, और फोकस या हाइपोसेंटर वो जगह होती है जहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अब डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम हमने इसके अंदर डाला है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो ये होता है फोकस आपका, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और यहाँ से बिल्कुल नियरेस्ट जो आपका पॉइंट होता है जो अर्थ के ऊपर फेल्ट होता है आपको, वो होता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, और फोल्ट के रीजन में जो है आपका अर्थक्वेक बेसिकली बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 37, मेंडर्स आर द एसेंशियल फीचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवर। अब देखिए मैं इसलिए दोबारा से आपको एक बार और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, छठी सातवीं और आठवीं की जो है आप ज्योग्राफी जरूर पढ़िए, क्योंकि बेसिक्स आपका वहीं से डेवलप होगा। ठीक है, अब ये टॉपिक है जो आपका ये यूथ स्टेज, मेच्योर स्टेज वगैरह सब दिए हुए हैं, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड ऑल दिस थिंग्स, ये जो है आपका 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी के मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन बेसिक्स इन्होंने जो है 7th 8th क्लास के अंदर ही करवा दिए हैं। ठीक है, उसमें जैसे आपका रिवर बेड क्या होता है, उसके बाद फ्लड प्लेन क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या है, तो इनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले से दी हुई है। ठीक है, तो आप जरूर जाके पढ़िए। मेंडर्स जो है बेसिकली आपकी मैच्योर स्टेज में मिलते हैं, और ज़्यादा इसके डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे फिर चैप्टर पढ़ाने वाला काम हो जाएगा। आप बुक में जरूर पढ़िए, बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको, मैच्योर स्टेज के अंदर जो आपको मेंडर्स मिलते हैं, क्योंकि मेंडर्स तब होंगे जब रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब यूथ स्टेज आपने मैम आंसर लगाया है श्वेता, आपसे पूछना चाहूंगा यूथ स्टेज कौन सी होती है? यूथ स्टेज आपकी वो होती है जहाँ से आपकी नदी जो है ओरिजिनेट होती है और पहाड़ों के अंदर जहाँ पे आपका वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर वाटर का बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में जो है मेंढर बन ही नहीं सकते आपके। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मैच्योर स्टेज। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38। इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मेंढर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक आल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा और इन्होंने सही भी किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following statement is true regarding the earth atmosphere? ठीक है, it gets thinner with the increase in altitude। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है थोड़ा सा अगर आप माइंड अप्लाई करते तो इसको जो है आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को सोल्व। अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है जैसे ही आप जो है ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, इट गेट्स थिनर विद एन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। ओके, और एल्टीट्यूड बढ़ेगा अगर तो उसमें डेंस कैसे हो सकता है? ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो डेंस कैसे होगा, हल्का होता जाएगा ना जितना ज्यादा ऊपर आप जाएंगे, तो क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी आपका आ रहा है, तो उस चीज को भी आप कंसीडर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका आंसर 40th का आएगा आपका ऑप्शन डी। 41st है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन? ऑप्शन है आपका लिमिटेड फ्लडिंग। ठीक है, मैडम ने अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन लगाया, ये जो है एक रीजन है सॉइल डिग्रेडेशन का। रेन वॉश जो है ये भी रीजन है, और केमिकल फर्टिलाइजर तो सबसे बड़ा रीजन है सॉइल डिग्रेड करने का। क्वेश्चन नंबर 42, the process which include geological phenomena and processes that originate externally to the earth surface are called exogenetic processes। ठीक है, ये आंसर सही है आपका। ये आप नीचे देख सकते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द नेशनल पार्क? तो इन्होंने लगाया है सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन नहीं। रिजर्व्ड एरिया meant for the preserving its nature, natural vegetation, wildlife and natural beauty is known as नेशनल पार्क। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टिव एरियाज टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, ये नहीं है, इसका आंसर बी होगा आपका गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रिवेंट स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड? इसका आएगा साइट्स, ये आपका जो है 8th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर मेरे ख्याल से दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से जो है उठाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45,
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज। चाइना हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, ये एक फैक्ट है, बुक के अंदर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। Australia is the largest producer of bauxite in the world. Kolar in Kerala has deposit of gold in India. Silicon is obtained from the zircon reserves. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आइटम एंड इज obtained from quartz। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, wind is an inexhaustible source of energy. Thorium is found in the large quantity in monazite sand of Kerala। तो वो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ से इसके एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ना, और ये क्वेश्चन जो है आपका सीडीएस, सीपीएफ और एनडीए दोनों एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statement is correct about the geothermal energy? The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. USA has the world's largest geothermal power plants। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और पूगा वैली लद्दाख के अंदर है, और गुड़गांव के पास एक जगह है सोहना करके है, वहाँ पे भी जो है आपको गर्म पानी के चश्मे आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following planets have two natural satellite, Phobos and Deimos? तो ये मार्स के जो है बेसिकली दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए, मे भी एग्जाम में आ जाए। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is true about the agricultural activities? Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources। बिल्कुल सही बात है। Secondary activity including those which give one services like direct benefit transfer, बीपीओ सर्विसेज नहीं। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज आपकी होती है वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग होती है। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है आपका, या कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी में जो चीज़ें बनती हैं उनको जो है सेकेंडरी में कन्वर्ट करने को भी सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसान ने गेहूं पैदा किया, गेहूं से आटे में अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा, जो कि प्रोडक्शन का एक पार्ट है, राइट। तो ये थे दोस्तों आपके पहले टेस्ट के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा जो है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए यार, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, टेस्ट दे के आपको जो है आपका एनालिसिस एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए। बिना एनालिसिस के जो है आप पेपर में जो है आपको दिक्कत आएगी फिर। तो क्वेश्चन का जो है पैटर्न पहले समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन क्या किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, कोई भी दिक्कत आती है आपको उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फंडा को। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1000 फीस है, जिसके अंदर आपको जो है 36 टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट है, 25 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट है और 6 फुल सब्जेक्ट टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। सिर्फ 1000 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे, और ऑनलाइन मोड में मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।